टॉपिक था अपना पाचन तंत्र से संबंधित। हमने पाचन की क्रिया पढ़ ली थी, बुक में पाचन, आमाशय में पाचन वगैरह वगैरह। अब हम पाचन की क्रिया पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण। तो हम अब पढ़ेंगे पचित भोजन का अवशोषण। भोजन पचने के बाद, भोजन पचने के बाद जैसे ही पचित भोजन, जैसे कि खाद्य पदार्थ, विटामिन, लवण और जल, ये सब है ना, ये क्या करते हैं, आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, रुधिर या लसिका में स्थानांतरण, उसको कहते हैं अवशोषण। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पचित भोजन है, खाद्य पदार्थ है, विटामिन है, जल है, खनिज लवण है, ये सब क्या होते हैं, आंत की उपकला के माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, रुधिर की लसिका कोशिकाओं में स्थानांतरण हो जाता है उनका, उसको ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अधिकांश पार्कों का अवशोषण शुद्धांत्र में होता है, अधिकांश पार्कों का अवशोषण शुद्धांत्र के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। अब अधिकांश पदार्थों का अवशोषण इसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। वसा में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, घुलनशील कुछ पदार्थ होते हैं, अल्कोहल व औषधि आदि आमाशय में अवशोषित हो जाते हैं। वसा में कुछ घुलनशील पदार्थ वगैरह या औषधि कुछ पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो किसमें हो जाते हैं, आमाशय के अंदर घुलनशील हो जाते हैं, आमाशय में अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें सूक्ष्माणुओं की, जिसमें क्या होता है कि वृद्धनांत्र में जो शेष बचता है जल, उसका अवशोषण होता है वृद्धनांत्र के अंदर, किसमें, बड़ी आंत के अंदर। अनेक बलक जो होते हैं छोटी आंत बड़ी आंत में, लाखों रसायन होते हैं, सूक्ष्माणु होते हैं, उनकी उपस्थिति से शुद्धांत्र में जो श्लेष्मा का जो अवशोषण की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, क्षेत्रफल लगभग बढ़कर के कितना हो जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना बढ़ने का मतलब है उसका आकार, आयतन वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें सूक्ष्माणु जो मिलकर के रसायन को सूक्ष्माणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का, यानी उसकी भित्ति के अंदर किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रत्येक रसायन में एक केंद्रीय लसिका जो बल्ब होता है, केशिका और रुधिर कोशिका, वो सब मिलकर के क्या करते हैं, केशिकाएं मिलकर के निर्माण करते हैं। पाचन के अंतिम उत्पाद जो मुख्य अवशोषित होते हैं, पाचन के जो अंतिम उत्पाद होते हैं, अवशोषित होते हैं, वो है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज वगैरह। इसके अलावा लैक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह, ये जो है वो अंतिम उत्पाद के रूप में मानव की अवशोषण क्रिया में काम में आते हैं। अवशोषण के सोडियम सहविघटन प्रक्रिया के अंतर्गत, मतलब सोडियम पदार्थ वगैरह जो होते हैं, जल वगैरह जो होते हैं, उनका भी अवशोषण शुद्धांत बड़ी आंत के अंदर वगैरह हो जाता है। कुछ प्रमुख विटामिन और उनके स्रोत कहाँ से वो मिलते हैं, उनके क्या कार्य हैं और कमी से क्या रोग होते हैं। जैसे इसके जैसे विटामिन है, वसा में मिले जो विटामिन है, कुछ इस सारणी जो 22 दे रखी है अपने 22 किताब के अंदर, उसमें दे रखा है कुछ विटामिन और इसके अलावा कुछ विटामिन और उसके अलावा क्या दे रखा है, उसके अलावा क्या दे रखा है, जो विटामिन है वो अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। वसा में मिले हैं, रेटिनोल है, कैल्शियम है, विटामिन ए के भाग में विटामिन ए, रेटिनोल, डी, कैल्शियम, ई को क्या बोलेंगे हम, टोकोफेरोल, के को बोलेंगे नेफ्रोक्विनोल, है ना। तो इनमें क्या काम है, कहां से यानी सब्जी, गाजर, टमाटर वगैरह इनसे मिलते हैं। और इसके अलावा जब विलेय जो है वसा में विलेय है वो तो ए डी ई के, ये वाले विटामिन जो वसा में विलेय है, वसा के अंदर वो विटामिन जो है ए डी ई के, ये 4 विटामिन है जो वसा में विलेय है। और जो जल में विलेय है, जल के अंदर, वो है B1, B1 को बोलेंगे थायमिन, B2 को बोलेंगे राइबोफ्लाविन। इसके अलावा B निकोटीन अम्ल वगैरह है, H बायोटीन वगैरह है। तो इनसे क्या काम है, क्या निर्भरता से होती है, ऐसे D से रिकेट्स है, B से नपुंसकता है, इसके अलावा और भी वो सब B से है जो है वो बेरी रोग है वो आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें अवशोषण की क्रिया जो चल रही थी उसमें क्या था कि अवशोषण का जो मुख्य कार्य विधियां हैं, मुख्य क्रिया विधियां हैं जो सक्रिय विघटन और विसरण है। सक्रिय विघटन यानी विघटन आना जाना, विसरण
अंदर बाहर होते रहना, ये सब है एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का जो है अवशोषण सक्रिय विगमन द्वारा रुधिर के अंदर ही होता है, सक्रिय विगमन होता है, यानी सक्रियता के रूप में वो पाया जाता है। इसके अलावा वसा का अवशोषण है वो वसा अम्लों के अंदर, मोनोग्लिसराइड है उसके अंदर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के रूप में मिश्रण के द्वारा अवशोषण होता है वसा का। इसके अलावा बहुत सारी वसाएं मिलकर के सूक्ष्म छोटे छोटे कण मिलकर के मिसेल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ जो मिसेल है वो वसा और पित्त लवणों का निर्माण करते हैं, जिसमें कोलिकाओं का निर्माण होता है। कोलिकाओं का जो गोलिकाएं बन जाती है वसा की क्या बन जाती है गोलिकाएं, और उन गोलिकाओं का व्यास जो होता है वो होता है 3 से 6 माइक्रोमीटर, 3 से 6 माइक्रोमीटर तक उनका व्यास होता है। इसके अलावा कोशिका में वसा अम्ल मोनोग्लिसराइड जो होते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में प्रवेश करके, जो वसा है वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड वो क्या करते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में प्रवेश करके ट्राइग्लिसराइड संश्लेषित करते हैं। ट्राइग्लिसराइड मोनो जो ग्लिसराइड है वो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये ट्राइग्लिसराइड अणु को चारों ओर से प्रोटीन घेर करके रखती है, प्रोटीन घेर लेती है, इस प्रकार उसको क्या बना लेती है लिपोप्रोटीन का निर्माण कर लेती है, लिपोप्रोटीन बना लेती है। इसके अलावा विटामिन व लवण जो सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं वो सक्रिय या निष्क्रिय दोनों विधि से अवशोषित होते हैं, दोनों विधि से अवशोषित होते हैं, जो कि बड़ी आंत के अंदर होता है, बृहदान्त्र के अंदर होता है। जल का अवशोषण केवल विसर्जन द्वारा होता है। विसर्जन में क्या होता है शुद्ध जल अगर बाहर होता है अंदर कम होता है तो उनमें बाहर से अंदर की ओर विसर्जन द्वारा जल वापस अंदर की ओर चला जाता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट यह है हमारा जो प्रचित भोजन का अवशोषण सबका हो गया, जल का हो गया, वसा का हो गया, प्रोटीन विटामिन का हो गया, सबका अवशोषण विसरण प्रासरण और अवशोषण की क्रिया के माध्यम से होता है। इसके अलावा रंध्रांतर में जल और कुछ विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन के है उनका भी अवशोषण रंध्रांतर के अंदर होता है। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण अवशोषित जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो रुधिर द्वारा कहां पहुंच जाते हैं कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, रुधिर द्वारा कहां पहुंच जाते हैं कोशिकाओं में, और कोशिकाएं उनका क्या करती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका क्या करते हैं विघटन होता है, उनका कोशिकाओं के अंदर उनका विघटन होता है, वो टुकड़ों होते हैं, और ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में मिलती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त जो जल ग्लाइकोजनीय वसा जो होती है, खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो जल होता है ग्लाइकोजन होती है वसा होती है उसके रूप में ये संचित हो जाती है ऊर्जा के रूप में। इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक जो नए पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा आदि का भी क्या होता है संचय होता रहता है, संश्लेषण होता रहता है। यकृत इन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यकृत जो होता है इनको छानने की क्रिया करता है, स्वांगीकरण करने की क्रिया करता है, यानी स्वांगीकरण की बात करूं स्वांग प्लस करण, यानी कि जो अवशोषित खाद्य पदार्थ होते हैं छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा वो रुधिर द्वारा कहां पहुंचते हैं कोशिकाओं के द्वारा, और कोशिकाओं में वसा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका अपघटन होता है, उसी क्रिया को हम क्या करते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट है वो था हमारा बहिक्षेपण, बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर त्यागना, उसको हम कहते हैं बहिक्षेपण। जो भोजन का अपचित भाग है, भोजन का जो अपचित भाग है बृहदान्त्र में आता है, छोटी आंत के बाद बृहदान्त्र में आता है, बड़ी आंत के अंदर आता है। इनमें अनेक जीवाणु होते हैं, जो बड़ी आंत होती है बृहदान्त्र उसके अंदर अनेक जीवाणु होते हैं, और अनेक जीवाणु होते हैं जो अपचित भाग में क्या करते हैं उपस्थित ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं लिक्विड पदार्थ, लिक्विड पदार्थ तरल पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। बृहदान्त्र का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल या तरल पदार्थों का अवशोषण, जो उपयोगी होते हैं उनका क्या करना है अवशोषण होता है बृहदान्त्र का। इसके अलावा कोलन भाग होता है बृहदान्त्र का जहां पर कायम का निर्माण होता है, उसमें अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है और खनिज भी अवशोषित होते हैं, कुछ खनिज होते हैं जो लिक्विड अवस्था में होते हैं उनका भी क्या हो जाता है अवशोषण हो जाता है। शेष भाग जो अपचित भाग होता है, शेष भोजन का अपचित भाग है, उस श्लेष्मा या मृत उपकलाएं कोशिकाएं, मृत जीवाणु वगैरह या पित्त वर्ण जो बिलिरुबिन की जो मात्राएं होती हैं वो इसके अधिक सम मिल करके शेष अपचित भोजन का निर्माण करते हैं, और लगभग 24 घंटे में एक या दो बार मल विसर्जित किया जाता है। ये मल कहाँ आ जाता है मलाशय के अंदर, जब मल को मलाशय में धकेला जाता है छोटी आंत से ये जो मल जो इकट्ठा हो जाता है वो कहाँ चला जाता है मलाशय के अंदर चला जाता है। जब ये मल को मलाशय में धकेला जाता है तो मलाशय की भित्ति संकुचित होने पर पहले तो फैल जाती है, फिर जब एक्स्ट्रा
विस्तार ज्यादा हो जाता है तो इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, संकुचित होती है। और संकुचित होने पर बल पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण दबाव पड़ने पर अवरोधनी खुलती है। अवरोधनी जो गुदा की अवरोधनी होती है वो खुलती है और गुदा द्वारा मल बाहर त्याग दिया जाता है। मल विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, यानी कि इसका कंट्रोलर होता है कौन, तंत्रिका तंत्र। और ये मल से परिपूर्ण बृहदान्त्र के निचले भाग के उद्दीपन से, बृहदान्त्र परिपूर्ण होता है, बृहदान्त्र है ना, परिपूर्ण बृहदान्त्र के निचले भाग से क्या किया जाता है, उद्दीपन उत्पन्न प्रतिवर्त प्रक्रिया के द्वारा इनका त्याग किया जाता है। और ये तभी होता है जब मलाशय की भित्ति पर मल का दाब, मलाशय की भित्ति पर मल का दाब एक निश्चित सीमा तक लगभग कितना 20 mmH के बराबर होता है, यानी 20 माइक्रोफास के बराबर होता है कि वो इतना दबाव पड़े तो वो मल त्याग के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से हमारा ये बहिक्षेपण, अगर हम बहिक्षेपण नहीं करते हैं, समय समय पर हम बहिक्षेपण की क्रिया नहीं करते हैं, मल त्याग की क्रिया नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी हानिकारक बीमारियां बन जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कुपोषण। कुपोषण, इसके अलावा इससे संबंधित रोग, कुपोषण और उससे संबंधित रोग, यानी कुपोषण क्या होता है, कुपोषण से संबंधित यानी कि हमारे जो भोजन होता है, हम जो भोजन आहार करते हैं उसमें लंबे समय तक एक पोषक तत्व की कमी होना ही क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, जिससे हमारे शरीर में काफी बीमारियां फैलती हैं। कुपोषण से तात्पर्य होता है दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण से, यानी पूरी तरह से हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेसे, सूक्ष्मांश जिसको हम कहते हैं। तो ये कुछ पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व हमारे भोजन में होना जरूरी है। अगर लंबे समय तक किसी एक तत्व की कमी होती है तो वो भोजन क्या कहलाएगा, अपूर्ण कहलाएगा या दोषपूर्ण कहलाएगा, या उसको हम कुपोषण कहते हैं। ऐसा कुपोषण से ही व्यक्ति की क्या होती है, शारीरिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो तो ऐसे आहार के कारण हमारे शरीर में कुपोषण आ जाता है जो सभी पोषकों को उचित मात्रा में आपूर्ति नहीं करता, सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर पाता, या किसी रोग की वजह से अवशोषण अपव्यय करने की अक्षमता के कारण हो जाता है। यदि कोई रोग आ जाए तो वो इसके कारण ही, कुपोषण के कारण ही आता है। कुपोषण 4 प्रकार का होता है, जैसे अल्प पोषण, अल्प पोषण एक तो हो गया अल्प पोषण, एक हो गया अति पोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण, असंतुलित पोषण, इसके अलावा विशिष्ट न्यूनता, चौथा क्या है, विशिष्ट न्यूनता। ये 4 प्रकार का कुपोषण होता है, जिसमें अल्प पोषण है, यानी मतलब हमको लंबे समय तक भोजन बहुत कम उपलब्ध हो, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना भोजन ना मिले लंबे समय तक, तो उसको क्या कहेंगे हम, अल्प पोषण, कम भोजन मिल रहा है। अति पोषण कि हम लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन करें, आवश्यकता से ज्यादा ही करें, भूख कम लगे, फिर भी हम क्या करें, ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम शादी विवाह में जाते हैं, स्वामी में जाते हैं, तो ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा भोजन हमको बार बार नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, आवश्यकता से ज्यादा कर लेते हैं। जो वो कौन सा पोषण आता है, अति पोषण के अंदर, जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपभोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अति पोषण। और असंतुलित पोषण, ऐसे आहार का उपयोग जिसमें कुछ पोषक तो अधिक अनुपात में हो या अन्य कुछ पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में, या तो कुछ तो अधिक मात्रा में हो या कुछ कम मात्रा में हो, तो उसे कहेंगे असंतुलित पोषण। इसके अलावा विशिष्ट न्यूनता, जब आहार में क्या हो, कोई विशिष्ट पोषक कम या पूरी तरह से अनुपस्थित हो, या तो बिल्कुल कम हो या पूरी तरह से क्या हो, अनुपस्थित हो, तो उसे विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। जिससे हमारे शरीर में कुपोषण से व्यक्ति बहुत ही कमजोर या रोगी हो जाता है, कई प्रकार की बीमारी आ जाती है, और विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। अब हम जैसे ज्यादातर क्या होते हैं, बच्चे और हमारे देश में भी 10-15% बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों की वृद्धि और मानसिक जो शक्ति होती है, विकास है, वो रुक जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है, पोषण संबंधी कुछ 5 प्रमुख रोगों की पहचान की गई है। एक तो है
कुपोषण से संबंधित कुछ 5 रोगों की, कुपोषण से संबंधित 5 रोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खोजे हैं, वो है, पहला है क्वासी और एक तो है क्वासी और कोर, जो क्या होता है, किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी के कारण हमारे शरीर में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशरकोर, जिससे शरीर पतला दुबला हो जाता है, आंखें कांति हो जाता है, शरीर बिल्कुल ऐसा मतलब चमक जो है शरीर की वो कम हो जाती है। एक रोग है मेरस्मस, ऊर्जा की कमी, प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हमारे शरीर में हो, प्रोटीन व कैलोरी, कैलोरी की ऊर्जा, प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों, कैलोरी का मतलब हो गया ऊर्जा, दोनों की अगर कमी है, प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की अगर कमी है तो उससे क्या होगा, मेरस्मस रोग होगा, इससे शरीर बिल्कुल पतला दुबला हो जाएगा, आंखें कांतिहीन हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा है जीरोथेलमिया, जीरोथेलमिया, जीरोथेलमिया जो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, यदि हमारे भोजन में लंबे समय तक विटामिन ए की कमी है तो ये रोग होगा। इसमें क्या होता है, विटामिन ए से हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, आंखें कमजोर हो जाती है। एक है रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता ये आयरन की कमी से होता है, शरीर में आयरन की कमी से, जिससे रुधिर नहीं बन पाता है, एनीमिया रोग भी कहते हैं इसको। एक है गलगन रोग, गलगन रोग, गलगन रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण, भोजन में आयोडीन नमक की कमी हो तो हमारा गला फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि पर ये प्रभाव पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन की कमी या अंतः इम्यूनता के कारण होने वाले भी कुछ रोग हैं, जैसे प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या प्रोटीन इसे हम कहेंगे, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा आहारी अपूर्णता बोल सकते हैं इसको। 5 रोग हो गए तो जो कुपोषण से संबंधित है। इसके अलावा इसमें विटामिन न्यूनता रोग, एक तो प्रोटीन न्यूनता रोग हो गया जो ऊर्जा आहार्य अपूर्णता के कारण होता है। एक खनिज न्यूनता रोग, जैसे अस्थि छिद्रता, कैल्शियम के कारण हमारी अस्थियां क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी अस्थियां क्या हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जरा सा तोड़ लो तो टूट जाएगी। इसके अलावा विटामिन न्यूनता रोग जो हमारे सारणी में दे दिए थे पहले 22 अंकों के अंदर, विटामिन की कमी के कारण त्रतुंडी होता है, रिकेट्स होता है, नपुंसकता आती है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, ये सारे रोग। प्रोटीन ऊर्जा अपूर्णता, प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता, PEM, प्रोटीन एनर्जी माइनर कमी, आहार में प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता, जो किसके कारण, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। ये 1 से 5 वर्ष के बालकों में बहुत अधिक होते हैं, प्रभावित करते हैं। PME 2 प्रकार के होते हैं, क्वाशरकोर और मेरस्मस, 2 प्रकार के रोग हमने बता दिए, एक तो हो गया क्वासी और दूसरा हो गया मेरस्मस, ये 2 रोग हो गए, मतलब इसका पूरा नाम हो गया प्रोटीन ऊर्जा आहार्य अपूर्णता। इसमें क्या होता है, ये रोग कुछ अफ्रीकी देशों के बालकों में, अफ्रीकी देशों के बच्चों में देखने को मिलता था पहले। जब माताएं जल्दी ही क्या होती है, शिशु को स्तनपान जो है दूध पिलाना है वो बंद कर देती थी, तो शिशुओं को प्रोटीन की न्यूनता कमी हो जाती थी, शिशुओं में क्या होती थी, प्रोटीन की न्यूनता का आहार दिया जाता था, तभी रोग होते थे। इन देशों के लोगों में भोजन मुख्यतः किसका दिया जाता था, मक्का का उपयोग होता था। मक्का में क्या है, अधिकतर एमिनोल, ट्रिप्टोफैन है, जिसमें एमिनोल और अत्यावश्यक बहुत जरूरी है, अनुपस्थित के कारण शरीर में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता था इनके कारण, जिसके कारण प्रोटीन की न्यूनता हो जाती थी और ये रोग हो जाते थे। क्वाशरकोर में प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण, क्वाशरकोर रोग जो है उसमें प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होने वाले रोग है। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालकों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों में जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम वजन भार प्रतिदिन कम ग्रहण कर पाते हैं, इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, वजन कम हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, अरुचि होना, किसी भी प्रकार का मन नहीं लगना, त्वचा काली और खुरदरी होकर फट जाती है, शरीर पर सूजन, पेट आगे निकल जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, पेट आगे निकलना स्टार्ट हो जाता है, बाल पतले कम और लाल सा या सफेद हो जाते हैं, इनमें भी रोग आ जाता है। इसके अलावा दूसरा जो रोग है मेरस्मस या सूखा रोग, इसको क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कह सकते हैं, सूखा रोग, क्योंकि शरीर सूख जाता है बिल्कुल। ये होता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, माइनर 1 वर्ष से कम।
1 वर्ष से कम बच्चों में ज्यादा देखने मिलता है इसमें प्रोटीन बसा हुआ कार्बोहाइड्रेट की कमी से, यानी प्रोटीन प्लस एनर्जी, इसमें ज्यादातर क्या होता है प्रोटीन प्लस एनर्जी, इनकी कमी के कारण ये होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? वजन अत्यधिक कम हो जाता है, शिशु की आयु के सामान्य वजन की तुलना में 60% कम वजन हो जाता है, यानी जिसका वजन 2 किलो होना चाहिए उसका वजन 60% कम हो जाता है, यानी कि करीब 1.25 किलो वजन कम हो जाता है, 1.5 किलो ही रहता है, यानी कि लगभग 75 ग्राम के आसपास, 750 ग्राम के आसपास रहता है। शरीर मुरझाया हुआ रहता है, सूखा रहता है, झुर्री पड़ जाती है, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती है, आंखें धसी हुई हो जाती है, पतली पेशियां बिल्कुल पतली हो जाती है, इसके अलावा पतली टांगें हो जाती है, भुजाएं और पसलियां बाहर आने लगती है, शरीर में कोई सूजन अथवा बाल प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार देने से रोगी का उपचार हो सकता है, अन्यथा ये रोग घातक हो सकते हैं, यानी प्रोटीन युक्त आहार देने से ये रोग दूर हो सकते हैं, अन्यथा ये घातक भी हो सकते हैं। अधिकतर पोषण के कारण क्या होता है, होने वाले रोग जो है वो जो देश हैं ज्यादातर इसमें यूरोप है, अमेरिका है, कुपोषण के कारण लोग हैं, इसके अलावा अफ्रीका है, अफ्रीकी देश, इनमें ज्यादातर ये रोग होते हैं। और मोटापा ऐसा ही एक रोग है, मोटापा भी एक ऐसा ही रोग है जो वसा की भिन्नता के कारण होता है। इसके अलावा उपयोग में आने वाली आवश्यक ऊर्जा की जो तुलना होती है उससे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने से व्यक्ति का वजन जो है सामान्य से 30%, 20%, 30% ज्यादा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं मोटापा कहते हैं। जिससे मोटापे में एनर्जी ज्यादा हो जाती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, मोटापे के कारण हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक, बीपी है ना, रक्तचाप हाई लो, ये ज्यादा होते रहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, ये रोग ज्यादा होते रहते हैं। इस प्रकार ये कुपोषण जो है अपना कंप्लीट हो गया। कुपोषण तो हमें भी क्या करना है, कुपोषण का शिकार नहीं होना है, भोजन जो करना है रुचिकर भोजन करना है, रो रो पे भोजन नहीं करना है, कुपोषण का शिकार नहीं होना है, प्रोटीन विटामिन इससे संबंधित हरी सब्जियां वगैरह सलाद वगैरह जो है वो हमें फल फ्रूट का वगैरह जो छाछ दूध दही वगैरह है उनका सेवन हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि हम कुपोषण से बच सके। इस प्रकार हमारा ये कुपोषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका ये पार्ट हमारा जो 22वां पार्ट है पाचन तंत्र से संबंधित ये करीब करीब हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा या चौथा हमारा जो है पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा श्वसन तंत्र, इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में या इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को लॉकडाउन में जो पढ़ाई हमारी बाधित हो रही है उसमें कुछ सीखने को मिले, ज्यादा नहीं तो कुछ तो सीखने को हमको मिलेगा। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आगे से आपको बता दूं कि जो मानव कपाल श्वसन तंत्र हम स्टार्ट करेंगे वो आप पहले एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको जब हम वीडियो में समझें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए और थोड़ा इजी लगे। समझिए? ठीक है, ओके बाय, ठीक है, धन्यवाद।